आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो आईवीएफ एक तरीके का वरदान है उन सब निसंतान दंपतियों के लिए जिनके घरों में इस तकनीक के बाद खुशियों की कलकारी गूंज सकती है। आईवीएफ कितना कॉस्टली अगर हम इसकी बात करें? 1.5 से 2 लाख में कोई भी आईवीएफ साइकिल संपन्न हो जाता है। आजकल लो कॉस्ट ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स पे भी बहुत सेंटर्स हैं जो आईवीएफ की फैसिलिटीज़ देते हैं। एग्स हैं उनकी जो फ्रीजिंग की टेक्निक्स है इतनी अच्छी आ गई हैं कि आजकल 90% एंड अबव रिट्रीवल रेट है और बेबीज़ जो इनसे होते हैं वो भी बिल्कुल एक नेचुरल दिखने वाले ही बेबीज़ होते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या रोल रहेगा आईवीएफ में? हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़रूरी है। लो कार्ब डाइट, हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। फ्रूट्स एंड नट्स का अच्छे से आपको सेवन करना चाहिए। जैसे आपने 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कितना सक्सेस रेट आपने अब तक देखा है? 20 to 22% से आई हैव सीन अराउंड 75-80% इम्प्लांटेशन रेट्स, 50-60% लाइव बर्थ रेट्स आई हैव सीन। मल्टीपल प्रेगनेंसी रेट्स क्या रहे हैं आप? ट्विन प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं आईवीएफ में, क्योंकि कुछ कपल्स में जिनमें एक भी बेबी नहीं होता उनमें हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं जिनके जो चांसेस हैं ट्विन प्रेगनेंसी के 30% होते हैं। आईवीएफ की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है आने वाले टाइम में? बी पॉजिटिव, एक्ट टाइमली। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने फैमिली प्लान नहीं करनी है तो आई थिंक फीमेल्स को अपना AMH लेवल कराना चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है। एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं आईवीएफ, एग फ्रीजिंग जैसे टॉपिक्स पर। बेशक लोगों ने इस पर अपने काफ़ी पॉइंट्स रखते नजर आए हैं, काफ़ी चीज़ें इनके बारे में सुनते नजर आए हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर निताशा गुप्ता मौजूद है जिनकी ओर से तमाम इन चीज़ों पर क्लैरिटी दी जाएगी। जो मिथ्स है हमारे बीच में, उन सब मिथ्स को क्लियर किया जाएगा। सो सबसे पहले डॉक्टर निताशा गुप्ता के बारे में मैं आपको बताना भी चाहूँगी, जिनके पास 15 ईयर्स प्लस का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, जिनकी ओर से काफ़ी फील्ड्स में अपनी स्पेशलिटी दिखाते नजर आए हैं। डायरेक्टर हैं कोर फर्टिलिटी सेंटर के। सबसे पहले डॉक्टर निताशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा पर। थैंक यू सो मच अनामिका फॉर हैविंग मी हियर। मैम, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, आईवीएफ, काफ़ी लोगों के जहन में ये आईवीएफ शब्द है पर अभी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। सिंपल शब्द में आप बताओगे कि ये आईवीएफ क्या है? जो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है, वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। जो पहला बच्चा था आईवीएफ का वो 1978 में पैदा हुआ था। उनका नाम लुइस ब्राउन है, जो अब खुद वो 42-44 इयर्स की महिला हो गई हैं। सो आईवीएफ उन लोगों के लिए कारगर है जो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कुछ औरतें जिनकी ट्यूबें बंद हैं, या जिनके अंडों में प्रॉब्लम है, या जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, या कुछ वो पुरुष जिनमें स्पर्म्स के पैरामीटर्स हैं वो इतने अबनॉर्मल हैं कि नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होना मुमकिन नहीं है। तो आईवीएफ एक तरीके का, या टेस्ट ट्यूब बेबी एक तरीके का वरदान है उन सब निसंतान दंपतियों के लिए जिनके घरों में इस तकनीक के बाद खुशियों की कलकारी गूंज सकती है। बिल्कुल मैम, आपने जैसे जिक्र किया है कि वो काफ़ी वरदान है, पर क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कह सकते हैं कि आईवीएफ है, या बाकी नॉर्मल के लिए भी आईवीएफ पॉसिबल हो सकता है? नॉर्मल, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो नॉर्मल या नेचुरल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी किसी भी दंपति के किसी भी महीने में 8 से 10% होते हैं। मान लीजिए सपोज 10 लोगों की शादी हो गई है जनवरी में, तो उनमें से एक जो दंपत्ति है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा जनवरी में, एक हो सकता है फरवरी में हो जाए, एक हो सकता है जो 8वां या 9वां कपल होगा हो सकता है कि 10-11 महीने के बाद हो। बट कुछ ऐसे 1-2 दंपति रह जाएंगे जो हो सकता है कि उनको प्रेगनेंसी ना हो। तो ऐसे दंपतियों को आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और आईवीएफ एक अत्याधुनिक तकनीक है, एक उपचार है प्रेगनेंसी का, जिससे प्रेगनेंसी कोई भी दंपति जो पीड़ित है वो हासिल कर सकता है। और आईवीएफ कितना कॉस्टली, अगर हम इसकी बात करें, कितना कॉस्टली पड़ेगा ये इंडिया में? देखो, अब 5 दशक हो गए हैं आईवीएफ को आते आते। जब आईवीएफ 1980s में आया ही था तो एक सोशल स्टिग्मा बहुत था, प्लस जो इसकी तकनीकें थी, इसके लिए जो लोग लगते थे, मीडिया आता था, टेक्नोलॉजी थी, बहुत नई टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत महंगी होती है। तो पहले जो एक आईवीएफ का साइकिल था वो एक आम आदमी के बस से बाहर था और वो 3-4 लाख आराम से लग जाते थे। बट जैसे जैसे तकनीकें बढ़ी हैं, कॉस्ट कटिंग हुई है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, समय बढ़ा है, तो ना केवल कॉस्ट में कटिंग हो गई है, वो बहुत अफोर्डेबल हो गई है
और आजकल अगर आप आईवीएफ का माने तो 1.5 से 2 लाख में कोई भी आईवीएफ साइकिल संपन्न हो जाता है, और कोई आम आदमी भी इसको अपना सकता है, क्योंकि आजकल लो कॉस्ट ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स पे भी बहुत सेंटर्स हैं जो आईवीएफ की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये आईवीएफ बहुत अफोर्डेबल है। सक्सेस रेट्स पहले जहाँ 10-12% थे, अब 60-70% हो गए हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी तकनीक हो गई है। जो सक्सेस रेट्स प्रेगनेंसी के भी बढ़ गए हैं, तो इट्स अ वेरी गुड, और ये बून है आजकल के ज़माने में। तो आपके पास 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, प्लस एक्सपीरियंस है, तो आपने पहले से लेकर अब तक का क्या जर्नी में देखा है, क्या कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इस पूरे आईवीएफ प्रोसेस में? पहले काफ़ी इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं थे, काफ़ी नहीं प्रेफर करते थे, पर काफ़ी अब लोगों आईवीएफ को प्रेफर करने लगे हैं। तो कैसे आप देखते हो आपकी काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस आए हैं? देखो नामिका, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में और उसको इस्तेमाल करने में दोनों तरफों से कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, एक्सेप्टेंस में भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आईवीएफ जब मैंने स्टार्ट किया था अपने जर्नी को, आप मान के चलो 15 साल पहले, तो जो आईवीएफ के इंजेक्शन जो माने जाते हैं, इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। वो जो इंजेक्शन हैं वो बटक्स में लगते थे, जो कि काफ़ी पेनफुल होते थे, बोलते होते थे कि बेड रेस्ट पे रहना है, और उसका जो सक्सेस का दर था वो 10-12%। मतलब अगर 100 लोगों का 15 साल पहले आप आईवीएफ करें तो उसमें जो सक्सेस रेट होता था वो 12 से 15 लोग ही प्रेग्नेंट होते थे। बट अब जो मैं अपने साथ साथ जैसे मेरी प्रोग्रेस हुई है लाइफ में, मैंने देखा है टेक्निक्स आती गई हैं अपने सामने। मैंने एग फ्रीजिंग जो आपने अभी वर्णन किया, विट्रिफिकेशन की टेक्निक्स आ गई हैं, इक्सी 1992 में आ गई है, ये एक और सुपर एडवांस टेक्निक है आईवीएफ की। तो जैसे जैसे तकनीकें बढ़ गई हैं, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, उनकी सक्सेस भी बढ़ गई है, कॉस्ट कटिंग भी हो गई है। तो मैंने अपने इस 2 दशक के सफ़र में काफ़ी चेंजेस देखी हैं। लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं, मानने लग गए हैं, स्पेशली बड़े बुजुर्ग, उनको पता है आईवीएफ क्या है, और उनको अब वो खुद एक बहुत बड़े सपोर्ट बनते हैं उन कपल्स के लिए, अपने बच्चों के लिए जिनको आईवीएफ की ज़रूरत है। तो वो बिगेस्ट सपोर्ट बन गए हैं कि हाँ, अगर आपका इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप आईवीएफ के क्लिनिक में जाके डॉक्टर से संपर्क करें और पूछें क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको इसी तकनीक से प्रेगनेंसी हासिल होगी तो आप इसके लिए आगे जा सकते हैं। सो ये सोशल स्टिग्मा बहुत कम हो गया है और बहुत लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। मेनी यंग कपल्स लाइक यू आल्सो आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं आईवीएफ के थ्रू करवाने से? अब आईवीएफ की जो नीडल्स हैं बहुत पतली हो गई हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत डायबिटिक लोगों को इंसुलिन के टीके लगते हैं, दिन में 3 या 4 बार भी इंजेक्शंस लग सकते हैं। उनकी जो सिरिंजेस या नीडल्स होती हैं वो टमी वाले इंजेक्शंस होते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शंस कहते हैं। वो जो नीडल होती है मुश्किल से 4 mm से 6 mm की होती है। वैसे ही आजकल आईवीएफ के इंजेक्शंस भी हो गए हैं जो बटक्स में नहीं लगाने की ज़रूरत, अब आप टमी में ही दे सकते हो, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, और जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं बहुत कम हो गए हैं। एक ही मुख्य कॉम्प्लिकेशन जो आईवीएफ में आता है वो है OHSS, ओवर हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसमें अगर बहुत इंजेक्शंस अगर दिए गए लेडी को तो हार्मोन्स का बहुत उतार चढ़ाव होके बहुत अंडाशय, जैसे PCOS वाले पेशेंट में जिनको PCOD की प्रॉब्लम है, उनमें अगर ज़्यादा अंडे निकलते हैं तो थोड़ा सा ये खतरा रहता है कि पेट में पानी एकत्रित हो जाए। बट वो भी आजकल इतनी तकनीकों में सेफ्टी आ गई है, एफिकेसी आ गई है, डॉक्टर्स बहुत फ्री क्लिनिक्स ऐसे चला रहे हैं, OHSS फ्री क्लिनिक, जिनसे बहुत कॉम्प्लिकेशन रेट्स आईवीएफ के कम हो गए हैं और आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। और आपका एक्चुअल लाइव बर्थ रेट अगर हम बात करें सिर्फ प्रेगनेंसी रेट से नहीं, तो वो कितना रहेगा? लाइव बर्थ रेट से आपको समझना रहेगा कि यदि हम किसी महिला का आईवीएफ करते हैं या जो भ्रूण बनता है, आईवीएफ का अर्थ होता है कि औरतों से अंडा लिया जाता है, पुरुषों से स्पर्म्स लिए जाते हैं, और लैब के अंदर कल्चर मीडिया के अंदर हम एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करवा के एक भ्रूण तैयार करते हैं। वो भ्रूण तीसरे, चौथे या 5वें दिन, जैसे उस लैब की कंडीशंस हैं, वो हम गर्भाशय में डालते हैं, और प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है वो 14 दिन के बाद हम देखते हैं। तो जब कोई भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है या प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है, उसको हम इम्प्लांटेशन रेट कहते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी का रेट 60-70% किसी भी अच्छी क्लिनिक का है, तो लाइव बर्थ रेट होता है कि वो जो प्रेगनेंसी है वो 8वें या 9वें महीने बाद एक जन्मजात शिशु को कितना परसेंटेज जन्म दे रही है। तो वो जो परसेंटेज है वो 40 to 50% है लाइव बर्थ रेट।
मतलब अगर IVF 70 औरतों का पॉजिटिव आता है तो उसमें से 50% लोग हैं जिनका जो लाइव बर्थ रेट है या जो बेबी होगा वो 8 मंथ या 9th मंथ तक पहुंच जाएगा। ओके, तो इसमें एज भी मैटर करता है आईवीएफ के लिए? क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई स्पेशल रहा कोई कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ? एज एक बहुत मुख्य पैरामीटर है जिससे IVF की सक्सेस को हम सक्सेस रेट जिस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे हमें पता है कि औरतों के पास एक फिक्स डिपॉजिट होता है एग्स का। जो औरतों की रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है वो आप मान के चलें 20 ईयर्स से 45 ईयर्स तक है। 30 ईयर्स तक आते आते जो एग्स है वो अराउंड 75 to 80% तक गुड क्वालिटी एग्स खत्म हो जाते हैं। ये रीसेंट रिसर्चर्स ने बताया है। जो 20% एग्स हैं वो 45 ईयर्स की एज तक चलते हैं, बट 30 से ऑनवर्ड्स टिल 35 जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अंडे होते हैं, फीमेल्स के एग्स होते हैं, उनमें गिरावट आ जाती है। पर 35 ईयर्स के बाद एकदम पीक डिक्लाइन हो जाता है। इट मीन्स जो प्रेगनेंसी का रेट 30 ईयर्स की एज में मैं 50 to 60% बोलूँगी, वो 35 ईयर्स के बाद 40%, 30% हो जाएगा। 38 ईयर्स के बाद 25% ही उम्मीद रह जाएगी, और प्रॉबेबली 40 ईयर्स 42 ईयर्स के बाद तो केवल 5% रह जाएगा। तो एज के मतलब मैटर काफ़ी रखता है, एज फैक्टर काफ़ी मैटर रखता है। तो इस दौरान अगर आईवीएफ जो जर्नी रहती है उस दौरान क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस या पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए ऐसे में? देखिए, IVF का सफ़र एक बहुत सुलझा हुआ नहीं है। उसमें बहुत मेंटल सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की और कांस्टेंट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो कि हर IVF क्लिनिक में एक काउंसलर है। काउंसलर की प्रोविज़न ART लॉ के तहत है ही। तो अ लॉट ऑफ काउंसलिंग सिर्फ डॉक्टर्स की तरफ से नहीं, बट एक फैमिली सपोर्ट की तरफ से भी चाहिए रहती है। IVF में कुछ ऐसे जो IVF प्रेगनेंसी होती है वो एक नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। जो बच्चे होते हैं बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से नॉर्मल होते हैं। बट यस, IVF में बहुत सारे जो मेडिसिन हैं या हार्मोन्स हैं, उनका हमें 2 to 3 मंथ्स तक बहुत ध्यान देके वो कपल को देना होता है। तो उनको जो मेडिकेशंस है बहुत स्ट्रिक्टली लेनी होती हैं, क्योंकि IVF किस कारण से किया गया है, क्या उनके प्रीवियस रिप्रोडक्टिव फेलियर्स तो नहीं है, क्या उनके बार बार मिसकैरेजेस की हिस्ट्री तो नहीं है, क्या हस्बैंड की सीमन पैरामीटर्स के कारण IVF हो रखा है, या वुमेन की एज है, या उनके गर्भाशय में प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत सारा एक चीज़ है जो कोई भी IVF स्पेशलिस्ट या मैं किसी भी पेशेंट में देखकर हम आगे IVF का डिसीजन लेते हैं। तो यस, IVF का सफ़र किसी भी कपल के लिए आसान तो नहीं है। तो पहले 3 से 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी भी दंपत्ति को ध्यान देना चाहिए अपने प्रेगनेंसी पे, और जैसे जैसे डॉक्टर बुला रहे हैं आपको उनके पास आके अपना चेकअप कराना ज़रूरी है। बाकी का सफ़र तो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह है। IVF के बच्चे नॉर्मल तरीके से भी पैदा हो सकते हैं। Okay, now we will talk about personalized treatment. So I want to know about AMH and PCOS and what's about male infertility. देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने टेस्ट का नाम लिया AMH। आजकल मेरे को लगता है जैसे हस्बैंड्स में जो लोग हैं वो प्रोस्टेट का टेस्ट करवाते हैं, वैसे ही AMH का टेस्ट है जो फीमेल्स को करवाना चाहिए, जो 30, 35 या 36 ईयर्स की होती जा रही हैं। AMH एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है कि औरतों में अंडों का कितना रिजर्व रह गया है। जो नॉर्मल वैल्यू AMH की होती है वो होती है 2 to 4। जैसे अगर हम आपका HB लें, हीमोग्लोबिन, आप में कितना खून है, तो हम बोलते हैं 12 से 14 ग्राम है। बट अगर वो आपका 6 ग्राम आता है, 4 ग्राम आता है, आपको पता है कि ये डेफिशिएंसी हो गई है और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आगे की आपकी बॉडी की एफिशिएंसी में। उसी तरीके से AMH का लेवल अगर कम होता है तो एक प्रोग्नोस्टिकेटिव फीचर होता है, फीमेल को बताता है कि हाँ अंडे कम हो रहे हैं, और एज अगर 35 ईयर्स है तो क्वालिटी भी कम हो रही है। तो फिर उनको या तो जल्दी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बट अगर वो करियर ओरिएंटेड हैं, अभी शादी नहीं करना चाहती, देन यस दे कैन थिंक अबाउट एग फ्रीजिंग ऑल्सो। Okay, what's about egg freezing? हाँ, देखो, People are going with egg freezing and प्रियंका चोपड़ा बहुत काफ़ी नेम है, उनका ही फर्स्ट एग्जांपल सामने आता है egg freezing के नाम पे। आई थिंक आई शुड रियली थैंक द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, जिनकी वजह से ये जो एग फ्रीजिंग है, विच इज़ आई थिंक द नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया है। एग फ्रीजिंग कोई ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें हम ये IVF के द्वारा ही हम किसी भी महिला के अंडे उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, उसी पॉइंट ऑफ एज में हम फ्रीज़ कर लेते हैं। मतलब हमने लॉक कर दिया उसी एज को। सपोज़ कोई भी गर्ल हमारे पास आती है एंड बोलती है आई एम 32 ईयर्स ऑफ एज और मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मेरे को करियर अपना प्लान करना है, एंड आई एम नॉट लुकिंग कि मैं अभी 4-5 साल तक अपना मैरिड लाइफ या अपना फैमिली प्लान नहीं कर रही हूँ।
वी गेट अ AMH, हम उनका AMH कराते हैं, चाहे जो भी AMH है। 32 ईयर्स की एज एक बहुत अच्छी, एक यंग एग वाली एज है, जिसमें जो अंडों की क्वालिटी है काफ़ी बेटर होती है। तो IVF के स्टिमुलेशन से हम लोग उनको 10 से 12 इंजेक्शंस देते हैं, जो कि पतले पेट वाले इंजेक्शंस होते हैं, कोई पेनफुल नहीं होते हैं, वो अपना ऑफिस का काम भी कर सकती हैं, कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और जब अंडे हम उनके निकालते हैं शरीर से, तो उन अंडों को हम फ्रीज करके रख लेते हैं। वो अंडे जो है कानून के तहत हम 10 ईयर्स तक अपने पास रख सकते हैं। आगे रिन्यूअल करवाना है वो करवा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विद इन द एज लिमिट। सो आफ्टर दैट अगर वो मेरे पास अब 37-38 ईयर्स की एज में आती हैं और कहती हैं अब मुझे अपने बेबी प्लान करना है, तो हम उनके 32 ईयर्स वाले एग्स के साथ हम उनका बेबी प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स 37 ईयर्स की एज में जो अंडों की क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होगी वो बेहद कम होगी एज कम्पेयर टू जो 32 ईयर्स के एज में जो एग्स हमें निकाले होंगे। तो एग फ्रीजिंग उन औरतों के लिए कारगर है जो कि अभी बेबी प्लान नहीं कर रही हैं, जिनकी एज बढ़ रही है या जिनका रिजर्व कम है। सपोज उन्होंने कहा अपना 31 ईयर की फीमेल ने अपना AMH करवाया, वो 1 निकला, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से। हमें लगा कि जो अमूमन तौर पे किसी भी महिला में 8 से 10 अंडे होते हैं एक बार में जो दिखते हैं कोहोर्ट, अगर वो उन अंडों की गिनती कम है तो हम उन अंडों को उस टाइम पे उनको स्टिमुलेट करके हम निकाल के फ्रीज कर लेते हैं, सो दैट लेटर ऑन जब भी आप फैमिली प्लान करें आप वो एग्स को यूज़ कर सकते हो और जैसे प्रियंका चोपड़ा जैसे ब्यूटीफुल बेबी पा सकते हैं। तो इसमें भी एज फैक्टर काफ़ी मायने रखता है, इनका क्या एज फैक्टर का इसमें क्या रहेगा, कौन सी एज से कब तक? द बेस्ट एज ऑफ एग फ्रीजिंग जो मानी गई है वो 28 से 32 ईयर्स की एज पे है। बट आई नो ये अभी भी सोशल स्टिग्मा है। अब मैंने जितने भी फीमेल्स के एग फ्रीजिंग करे हैं उनकी एज 35, 36, 37 ईयर्स तक रही है। बट आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग्स कम हो रहे हैं, तो जितना जल्दी आप प्लान करेंगे 32, 33 ईयर्स या उससे कम, अगर आप फैमिली प्लान नहीं कर रहे हैं, आप एग फ्रीज करवा रहे हैं, जो कि बहुत सेफ और इफेक्टिव टेक्निक है, इट इज़ योर लाइफ टाइम्स इन्वेस्टमेंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग विद अस, एनी गुड फर्टिलिटी क्लिनिक। सो आई थिंक 28 से 32 ईयर्स है जो बेस्ट एज है एग फ्रीजिंग के लिए। जैसे आपने बताया कि अभी आपके पास 37 और इस एज सर्कल से भी आ रहे हैं, तो जब इस एज सर्कल की ओर से IVF या एग फ्रीजिंग करवाई जा रही है तो उसके बाद क्या वो कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करते हैं? नहीं, एग फ्रीजिंग के कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत एग पे simple। असर आई गेस होगा उस पे? नहीं, एग पे कोई असर नहीं है, क्योंकि हमने, आप मान के चलें जैसे हमने इंजेक्शंस दिए, अंडों का साइज बढ़ा नेचुरली जैसे बढ़ता है बॉडी में। हर महीने जब वुमेन ओव्यूलेट करती है तो उसका एक एग होता है जो डोमिनेंट हो जाता है, बड़ा होता है और ओव्यूलेट करता है। अगर शी हैज़ एन इंटरकोर्स विद द पार्टनर शी मे बिकम प्रेग्नेंट, चांसेस 10% है नेचुरली, जैसे मैंने बताया। अगर इंटरकोर्स नहीं होता है तो पीरियड्स आ जाते हैं नॉर्मली उसी टाइम पे। तो एग फ्रीजिंग में जब हम औरतों को स्टिमुलेट करते हैं, वो 10 से 12 इंजेक्शन जब हम देते हैं तो उनके ओव्यूलेशन से पहले वो एग्स हम उनकी बॉडी से निकाल लेते हैं। सो इस प्रकार से आई डोंट थिंक सो देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन रेट। एग फ्रीजिंग एक बहुत ही सेफ टेक्निक है। एंड IVF के साथ साथ भी अगर हम बात करें, एग फ्रीजिंग और IVF चल रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उस पूरे प्रोसेस में? IVF एक खुद ही टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग एग फ्रीजिंग में तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसमें मेन जो क्राइटेरिया होता है वो लैब का होता है। जो आपकी लेबोरेटरी है, जो आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपर्टीज़ कितना है। जैसे जो हमारे यहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम करते हैं उनका भी 10 साल से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने बहुत सारे एग फ्रीजिंग के केसेस हैंडल कर रखे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मुख्य बात आपको अपने डॉक्टर से पूछनी चाहिए वो ये पूछनी चाहिए कि अगर हमने एग फ्रीज करा लिया है तो जब हम एग्स को बाद में यूज़ करेंगे तो उनमें से कितने अंडे हैं जो सर्वाइव करके निकलेंगे और कितने बेबीज़ आप बना पाओगे। तो अमूमन तौर पे क्योंकि इतनी अच्छी विट्रिफिकेशन फ्रीजिंग की टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे पहले जो मम्मी होती थी दही कहाँ मिट्टी में गाड़ के कहीं भी चीज़ों में लपेट के जमाती होती थी, अब तो आई थिंक देयर आर मेनी गुड टेक्निक जिससे आप कर्ड भी फर्मेंट कर सकते हो। उसी तरीके से जो एग्स हैं उनकी जो फ्रीजिंग की टेक्निक्स है इतनी अच्छी आ गई हैं कि आजकल 90% एंड अबव रिट्रीवल रेट है, जिससे एग्स वैसे की वैसे ही निकलते हैं जैसे हमने फ्रीज किया है, और बेबीज़ जो इनसे होते हैं वो भी बिल्कुल एक नेचुरल दिखने वाले ही बेबीज़ होते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या रोल रहेगा IVF में? अनामिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबको पता है, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें अल्कोहल और स्मोकिंग
और वेपिंग नहीं करनी चाहिए, नो शीशा पार्टीज़। बट ये कितना ही फॉलो होता है, हमें सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़रूरी है, बट हम अभी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ वर्क। वो वर्क जो हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी ज़िंदगी भी चलानी है, कमाना भी है। सो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको मी टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और जहाँ पे आपने बोला हेल्दी लाइफस्टाइल, यस, लो कार्ब डाइट, हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स एंड नट्स का अच्छे से आपको सेवन करना चाहिए, फ्रूट्स आपके स्मॉल स्मॉल स्नैक्स होने चाहिए, कुकम्बर टमाटर आप अपने टिफ़िन में पैक करके ला सकते हो फॉर ऑल द गर्ल्स जो पीजीज़ में रहती हैं या हॉस्टल्स में रहती हैं। एंड यस, जो भी एडिक्शंस तो बिल्कुल अवॉइड ही करने चाहिए। हाँ, स्पेशल मेंशन है टू ऑल द बॉयज़ जो यंग एज से जिमिंग करते हैं। सो मैंने बहुत सारे पुरुष देखे हैं जिनकी स्पर्म काउंट, दे आर लुकिंग वेरी हेल्दी, दे आर लुकिंग वेरी मैनली, दे हैव गुड मसल्स एंड ऑल, बट दे हैव अ हिस्ट्री के जिम में जाके दे आर टेकिंग वे प्रोटीन्स जिनमें स्टेरॉइड्स मिले होते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि स्टेरॉइड्स मिले हैं, या वो इंजेक्शंस लेते हैं फॉर बॉडी बूस्ट और गुड बिग मसल्स। तो लेटर ऑन इन द लाइफ जब वो मैरिड लाइफ जीते हैं और पेरेंट्स नहीं बनते तो देखा जाता है उनके जो काउंट्स और मोटिलिटी हैं स्पर्म्स के काफ़ी कम हो जाते हैं वो पैरामीटर्स, और कई बॉयज़ को तो हमने देखा है स्पर्म काउंट 0 भी आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि जो आप लोगे वो आपकी बॉडी पे तो असर करेगा ही करेगा। तो इट्स सिंपल कि सिर्फ इट्स नॉट एक वन हैंड प्रोसेस नहीं है कि दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कितनी विजिट्स रिक्वायरमेंट होती है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है कि डॉक्टर से कंसल्ट बार बार किया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि एक पॉइंट पे विमेन कह देते हैं कि हम जाते हैं पर सम टाइम पीछे से सपोर्ट भी नहीं आता है। आईवीएफ आजकल बहुत सिंप्लीफाइड और इजी प्रोसेस हो गया है। पहले अगर मैं अपने करियर की शुरुआत की बात करूं तो 15 साल पहले आई थिंक कपल्स को डेली बुलाया जाता था, क्योंकि वो जो इंजेक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक कोल्ड चेन में रखने जाने चाहिए, और वो इंजेक्शंस वाकई में बहुत महंगे होते हैं। पर इंजेक्शन आई थिंक 10 या 8 to 12,000 की कॉस्ट होती है, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के इंजेक्शंस होते हैं, मतलब दे आर वेरी हाईली प्योरीफाइड इंजेक्शंस। सो अगर इन इंजेक्शंस की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई, 2 to 8 डिग्री नहीं हुआ, वो अपनी एफिकेसी लूज़ कर देगा। सो और अगर सही से नहीं दिया हुआ तो सही से लगेगा भी नहीं बॉडी में, राइट। सो पहले जो दंपति को डेली चक्कर काटने पड़ते थे और उसके बाद बोल देते थे आईवीएफ के बाद आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ अमूमन तौर पे पूरा आईवीएफ का साइकिल आप 2 महीनों में आराम से कर सकते हो। उसमें हार्डली आई थिंक हस्बैंड की 2 विजिट्स लगती हैं, और अगर वाइफ होती, इफ़ इट इज़ अ वेरी नॉर्मल केस, और अगर वाइफ है उनको आई थिंक मैं अपने सेंटर में 5 to 6 टाइम्स ही बुलाती हूँ, एंड आई थिंक आई जस्ट कंप्लीट द होल आईवीएफ साइकिल। तो इसमें अगर हम बात करें सेकेंड अटैम्प्ट या फेल्ड अटैम्प्ट में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस या उसमें कितना कॉस्ट या इन्वॉल्व रहती है सब कुछ? देखो, फेल्ड आईवीएफ साइकिल एक अपने में ही बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है, सिर्फ कपल के लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए, बिकॉज फाइनेंसेस बहुत लोगों को नीचे कर देता है, प्लस जो मेंटल सपोर्ट आप बोल रहे हैं कि बहुत कपल्स को, यंग कपल्स को सपोर्ट फैमिली से नहीं मिलती है। एंड ये बात बहुत सच है अनामिका, क्योंकि बहुत सारे कपल्स अधिकतर जो मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं हमने फैमिली को नहीं बताया, फाइल्स पे जो हमारे क्लिनिक का नाम होता है वो उस पर कवर चढ़े होते हैं। तो जो फेल्ड साइकिल है उसको देखकर आगे बढ़ना एक चैलेंज है, कि डॉक्टर्स के लिए भी और कपल्स के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट आईवीएफ साइकिल, अगर आप पूछे कि फर्स्ट आईवीएफ साइकिल की सक्सेस कितनी है, 100% नहीं है, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है, हर मेडिसिन का जो बॉडी पे एक्शन है वो डिफरेंट है। जो हर एग, हर स्पर्म, हर एम्ब्रियो नहीं बनाता, हर एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करता। This is the way of life, and this is how the success rates of pregnancy are there as compared to cats and dogs. आप देख लो कि in the moment of heat, a cat and a dog, after one intercourse they will have 6-7 kids, 6-7 puppies will be there, kittens will be there, but that is not with the humans. Humans का जो reproductive आप बोल दीजिए लाइफ साइकिल बोल दीजिए, रिप्रोडक्टिव का जो एरा है वो इतना ज़्यादा सशक्त नहीं है। देयर वी हैव सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। सो एवरी एम्ब्रियो आपको रिजल्ट नहीं देगा, और उसका आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट को वी कैन नॉट से 100% कि दिस विल गिव यू रिजल्ट, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 70-80% हैं। तो हाँ, किसी भी आईवीएफ फेलियर में हमें एक एक पैरामीटर देखना बहुत ज़रूरी होता है। एज, जैसे मैंने आपको बताया, फीमेल की सबसे ज़्यादा मायने रखती है। फिर हम बात करते हैं एग की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, जो गर्भाशय है वो रिसेप्टिव है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा,
तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो एग और स्पर्म को अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, वो बेबी रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ हार्मोनल पैरामीटर्स होते हैं जिसके हम मेडिसिन दे के उसको सेटल करते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जैसे पेट के इंजेक्शंस, लोनोपेन के इंजेक्शंस हो गए, फोलिक एसिड हो गए, प्रोजेस्टेरॉन की जो है ये सपोर्ट देते हैं ताकि आगे ऐसे पेशेंट्स को मिसकैरेजेस ना हो जाएं। आजकल बहुत आधुनिक तकनीकें जैसे पीजीटीए, जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियोज की भी होती है, जिसकी वजह से हम ऐसे एम्ब्रियोज को टेस्ट कर लेते हैं ताकि वो जेनेटिक इश्यूज कपल में ना हो और प्रेगनेंसी जो है वो हम उसका दर 70% से ज़्यादा कर पाएँ। ओके, तो पहले के टाइम से और आज तक, जैसे आपने 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कितना सक्सेस रेट आपने अब तक देखा है? 20 to 22% से आई हैव सीन अराउंड 75-80% इम्प्लांटेशन रेट्स एंड एन इक्वलेंट मतलब 50-60% लाइव बर्थ रेट्स आई हैव सीन मैंने अपने करियर में। बट मिसकैरेजेस के जो रेट है वो भी मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हैं, बट यस सक्सेस रेट्स आईवीएफ की और एक्सेप्टेंस आईवीएफ की काफ़ी बढ़ गई है, कॉस्ट में काफ़ी कटिंग हो गई है, ये इतना डिफ़िकल्ट टेक्निक नहीं है और जिनको वाकई में ज़रूरत है बिना टाइम वेस्ट किए जाना है क्योंकि एज मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट मैम, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी रेट्स क्या रहे हैं आपके? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कोई भी कपल आता है जिनको एक भी बेबी नहीं होता, वो कहते हैं मैम पूरी फैमिली कंप्लीट कर दो हमारी और 2 बच्चे दे दो। सो कहने में बहुत आसान है बट सीरियसली अनामिका, आई हैव 2 किड्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि दोनों पल जाएं इकट्ठे। बट आई सीरियसली होप ब्लेस ऑल द पीपल जो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। यस, ट्विन प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं आईवीएफ में क्योंकि कुछ कपल्स में जिनमें एक भी बेबी नहीं होता उनमें हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं जिनके जो चांसेस हैं प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी के 30% होते हैं और सिंगल बेबी के होते हैं अराउंड 60-70% की बेबी हो जाए। सो ट्विन प्रेगनेंसीज बट अपने कॉम्प्लिकेशंस के साथ ज़रूर आता है क्योंकि उस डबल नोजिया होगा, डबल वॉमिटिंग होगी। कभी कभी फीमेल्स की इतनी हालत हो जाती है कि एवरी वीक वो ड्रिप्स लगवाने के लिए आती हैं क्योंकि कुछ खा पी नहीं सकती। बट येस, अगर टाइमली वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराते रहें, बिल्कुल टाइमली मेडिसिन खाते रहें एंड प्रे टू गॉड, देन आई थिंक सो सफ़र भी बहुत आसान ही निकलेगा उनका। तो आप इन पूरे कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करते हो उस दौरान? हम लोगों की एंटीनेटल विजिट्स होती हैं। एक बार जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो एवरी 15 डेज टू 3 वीक्स, 2 वीक्स टू 3 वीक्स हम हमेशा 3 मंथ्स तक बुलाते हैं। सो पहले 3 महीने का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सफ़र होता है, फीमेल हमें लगभग हर 3 हफ्ते में आके दिखाती है क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में 30% स्पॉन्टेनियस लॉस का चांस होता है कि 2 में से एक बच्चा अपने आप घुल जाता है, 30% हो सकता है। तो वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरे बच्चे पे तो अफेक्ट नहीं है, क्या हमें कुछ हार्मोन्स के लेवल्स या प्रोजेस्टेरॉन की डोज बढ़ानी है, कम करनी है, उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 3 मंथ्स प्रेगनेंसी लॉस का या मिसकैरेज का अपने आप खतरा कम हो जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 4th, 5th, 6th मंथ होता है उसमें हम मंथली विजिट्स करवाते हैं एंड आफ्टर दैट आई थिंक 7th, 8th मंथ में अगेन 2 वीकली विजिट्स हो जाते हैं क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी इन मेजॉरिटी केसेस में समय से पहले डिलीवर होते हैं। बच्चे हो सकता है कि 7वें, 8वें महीने में भी डिलीवर हो सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन बहुत कॉमन मोड है इन ट्विन्स के डिलीवरी का। तो इन लोगों की हम ऑलरेडी एक टर्शरी केयर सेंटर में बुकिंग कराते हैं जहाँ पे निकू या बेबीज़ की आईसीयू की फैसिलिटीज़ हों जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हैप्पी घर जाए। Okay, and my next question about policies on donor eggs or sperms. उसे कैसे आप इंश्योर करते हो पॉलिसी? या इसको थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो आफ्टर द एआरटी रूल जो एआरटी एक्ट 2021 में आया है, सरकार ने बहुत अच्छे नियम कानून बनाए हैं। सो जब तक आपका, जैसे आपने ब्लड बैंक सुना होगा, वो बहुत ऑथराइज्ड गुड ब्लड बैंक्स हैं। हर कोई अपना ब्लड बैंक नहीं खोल सकता, जिसमें कैंप लगते हैं, आप ब्लड डोनेट करते हैं। तो डोनेट करने से पहले जो भी डोनेट करता है उसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, स्क्रीन होते हैं देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि वो ब्लड एक तरीके का मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। अगर आप किसी को देंगे तो उसको जीवन देगा। उसी तरीके से जो डोनर एग या डोनर स्पर्म्स की फैसिलिटीज़ हैं वो एआरटी बैंक्स में प्रोवाइडेड हैं, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए और वो लाइसेंस्ड होने चाहिए आपके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। वंस आपको एआरटी बैंक का लाइसेंस मिला है तो काफ़ी उसमें नियम हैं जिसमें हम डोनर्स जो रिक्रूट करते हैं उनको स्क्रीनिंग के थ्रू जाना पड़ता है। उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अपने होते हैं जो कि जो कमिश्निंग कपल है जिनको डोनर की ज़रूरत है वो लेते हैं। एंड स्टिमुलेशन वगैरह डोनर्स की उसी तरीके से चलती है। एंड
एंड माइंड यू गुड न्यूज़ जैसा कोई सीन नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट विटनेसिंग रहती है लैब में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आफ्टर दिस मूवी मुझे कॉल्स आए कि मैम हमारा बच्चा अपना ही है, तो बहुत पैनिक अटैक्स लोगों को हुए गुड न्यूज़ मूवी जब रिलीज़ हुई। बट आजकल के जितने भी लैब्स हैं इतने लाइसेंस्ड हैं, SOPs फॉलो होते हैं, ह्यूमन विटनेसिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग होती है। तो लैब में एक नहीं, एक 2 या 3 लोग होते हैं जो देखते हैं कि जिसका स्पर्म है और जिस उनकी वाइफ का जो एग है उनके साथ ही मैच हो, उनके साथ ही इक्सी IVF की प्रक्रिया हो। सो ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करी जाती हैं। एंड देन आई थिंक लैब पीपल रियली, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत मेन रोल होता है IVF, किसी भी IVF साइकिल में। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन मैम टू यू कि IVF की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है आने वाले टाइम में? बी पॉजिटिव, एक्ट टाइमली। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने फैमिली प्लान नहीं करनी है तो आई थिंक फीमेल्स को अपना AMH लेवल कराना चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है। एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है एंड आप स्पर्म फ्रीज भी करवा सकते हो, बट स्पर्म फ्रीजिंग इतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं है क्योंकि जो एग्स का जो रिजर्व है वो 45 ईयर्स तक तो लुप्त ही हो जाएगा, बट जो मेल्स होते हैं उनका इतना अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनने का प्रोडक्शन का साइकिल है कि 70-80 ईयर्स की एज तक भी स्पर्म प्रोडक्शन होती रहती है। सो स्पर्म फ्रीजिंग इज़ नॉट दैट मच। सो लीगल के तहत मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि जब जैसे ये ART एक्ट आया है तो कोई भी जो पुरुष है या जो भी महिला है वो अपने आप को ART बैंक में आकर रजिस्टर ज़रूर कर सकती है, बट वो लाइफ में एक ही बार अपने एग या एक ही बार कोई भी पुरुष अपने स्पर्म डोनेट कर सकता है इन द होल लाइफ टाइम टू द ART बैंक। तो ये हम पूरे राइटिंग्स में या एफिडेविट्स बना के लेते हैं कि आप दूसरी बार डोनेट नहीं करेंगे। और एक और बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं सेक्स सिलेक्शन के लिए कि हमारी बेटी है, क्या दूसरा ऑपोजिट सेक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ इंडिया में बिल्कुल भी लीगल नहीं है एंड सेक्स सिलेक्शन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ऐसे कोई तकनीक नहीं है भारत में जिससे ये सेक्स सिलेक्शन पॉसिबल हो सके। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया और काफ़ी मिथ्स थे जो IVF को लेकर, एग फ्रीजिंग को लेकर, वो आपने क्लियर किया। एंड आई होप कि जो हमारे दर्शक है और जो लोग हैं जो काफ़ी आज के टाइम में प्रेफर भी कर रहे हैं IVF, तो उनके ये मिथ्स और हेजिडेंट उनके कम हुए होंगे इन मैम के सवालों के जवाब के बाद। सो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।